तो आज हमारे सामने हिंदी की कुछ सबसे महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं की एक सूची है। पहली नज़र में तो ये किसी प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स जैसी लगती हैं, नाम, साल, स्थान और संपादक। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम सिर्फ इसे पढ़ने वाले नहीं हैं। हम इस सूची को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये अपने आप में हिंदी के विकास की एक टाइमलाइन है। हर पत्रिका एक मील का पत्थर है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं अप्रत्याशित जगह से, कलकत्ता से, जो उस समय हिंदी भाषी क्षेत्र भी नहीं था। हाँ, ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। तो चलिए ऐसी पहेली से शुरू करते हैं। सूची में पहला नाम है उदंत मार्तंड। 1826 कलकत्ता, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र। पर सवाल वही है, कलकत्ता ही क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये रणनीति और मजबूरी दोनों का मिला जुला रूप था। उस समय कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र भी। एकदम। तो जो नई तकनीक थी, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, वो सबसे पहले वहीं पहुंची। तो जुगल किशोर जी के पास साधन वहीं उपलब्ध थे। पर ये एक बहुत साहसी कदम था। क्यों? क्योंकि उन्हें पाठक ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। उन्हें उन व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता था जो हिंदी समझते थे, पर उनकी संख्या बहुत कम थी। मतलब उन्होंने एक ऐसे बाजार में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जहां ग्राहक ही नहीं थे। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ना विज्ञापन मिले, न सरकार से कोई मदद, और डाक का खर्च इतना ज्यादा था कि पत्र को बाहर भेजना लगभग नामुमकिन था। तो फिर ये चला कैसे? ज्यादा नहीं चल पाया। आर्थिक तंगी के कारण 1 साल में ही बंद हो गया। लेकिन उदंत मार्तंड की असफलता ने भी एक रास्ता जरूर दिखा दिया था। उसने साबित कर दिया कि हिंदी में पत्रकारिता संभव है। और शायद इसी रास्ते पर आगे चलकर एक बड़ा नाम सामने आता है, राजा राममोहन रॉय और उनका पत्र बंगदूत 1829 में। लेकिन राजा राममोहन रॉय तो एक समाज सुधारक के तौर पर ज्यादा जाने जाते हैं। हाँ, पर उस दौर में एक समाज सुधारक और एक पत्रकार में कोई फर्क नहीं था। असल में पत्रकारिता ही समाज सुधार का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी औजार थी। अच्छा। राजा राममोहन राय जैसे लोग पत्रकारिता का इस्तेमाल समाज में फैली कुरीतियों, जैसे सती प्रथा, इन सब के खिलाफ जन जागृति फैलाने के लिए कर रहे थे। बंगदूत सिर्फ खबरें नहीं देता था, वो विचार बनाता था, बहस छेड़ता था। तो कलकत्ता ने शुरुआत तो कर दी, लेकिन हिंदी को अपने घर लौटने में थोड़ा समय लगा। सूची में आगे काशी से बनारस अखबार और सुधाकर का जिक्र है। मतलब अब पत्रकारिता हिंदी के गढ़ में पहुंच रही थी। सही कहा। और यहां पहुंचते ही एक नई बहस शुरू हो गई, भाषा की बहस। भाषा की बहस किस तरह की? बनारस अखबार की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का बहुत असर था, जिसे कुछ लोग हिंदुस्तानी कहते थे। वहीं सुधाकर ने ज्यादा संस्कृतनिष्ठ, मतलब शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। ओहो! ये सिर्फ 2 अखबारों का अंतर नहीं था, ये इस बात की लड़ाई थी कि आने वाले समय में हिंदी का स्वरूप क्या होगा। क्या वो आम बोलचाल की मिलीजुली भाषा होगी या एक साहित्यिक भाषा? और ये बहस तो आज भी चलती है। बिल्कुल, किसी न किसी रूप में आज भी जारी है। और फिर आगरा से बुद्धि प्रकाश और प्रजाहितैषी जैसे पत्र निकले। मतलब अब खेल सिर्फ भाषा का नहीं, बल्कि स्थानीय मुद्दों का भी हो गया था। एकदम। अब पत्रकारिता अपने असल मकसद की तरफ बढ़ रही थी, आम लोगों की आवाज बनना। लेकिन हिंदी पत्रकारिता में असली तूफान तो तब आया जब एक अकेले शख्स ने मैदान में कदम रखा और सब कुछ बदल कर रख दिया। और मुझे लगता है मैं जानती हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। सूची में एक नाम है जो बार बार आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, एक मिशन लगता है। मिशन ही था। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का जनक यूं ही नहीं कहा जाता। उनकी पत्रिकाएं सिर्फ पत्रिकाएं नहीं थीं, वे अपने आप में एक आंदोलन थीं। कवि वचन सुधा ने तो साहित्य की दुनिया में धमाका कर दिया था। कैसे? उसने कविता की भाषा को ब्रज भाषा के एकाधिकार से निकालकर खड़ी बोली, यानी आज की हिंदी को एक मंच दिया। हरिश्चंद्र मैगजीन ने गंभीर सामाजिक और राजनीतिक लेखों से अंग्रेजी हुकूमत पर तीखे व्यंग्य किए। और फिर बाला बोधिनी, ये नाम मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। महिलाओं के लिए एक पत्रिका 1874 में। ये विचार ही अपने आप में कितना आधुनिक है। ये सिर्फ आधुनिक नहीं, ये क्रांतिकारी विचार था। आज हमें ये सामान्य लग सकता है, लेकिन 1874 में सोचिए, महिलाओं के लिए एक पत्रिका निकालना एक सामाजिक घोषणा थी। ये कहना था कि महिलाएं सिर्फ घर का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वो एक पाठक वर्ग हैं। मतलब वो समाज के पावर स्ट्रक्चर्स को सीधे सीधे चुनौती दे रहे थे। बिल्कुल, पितृसत्ता को सीधी चुनौती।
इसी युग में प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप और मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी भी आईं। ये सभी भारतेंदु के ही साथी थे, जिन्हें भारतेंदु मंडल कहा जाता है। हाँ, और इन सब ने मिलकर खड़ी बोली हिंदी को गद्य की भाषा के रूप में स्थापित कर दिया। पर यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि इन सब का अंदाज बिल्कुल अलग था। जैसे बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप बहुत ही गंभीर और जुझारू पत्रिका थी, और दूसरी तरफ कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका थी ब्राह्मण। इनका अंदाज कैसा था? बिल्कुल अपने संपादक की तरह, एकदम चुलबुला और व्यंग्यात्मक। अच्छा, कोई किस्सा है? हाँ, कहा जाता है कि जब लोग चंदा नहीं देते थे तो वो अपनी पत्रिका में एक शीर्षक छापते थे, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। ये तो कमाल है। वो अपनी बात कहने के लिए हास्य और व्यंग्य का ऐसा इस्तेमाल करते थे जो उस दौर में अनूठा था। तो आप देख सकती हैं कि ये पत्रिकाएं सिर्फ कागज नहीं थी, अपने संपादकों के व्यक्तित्व का आईना थी। तो भारतेंदु युग ने खड़ी बोली गद्य की नींव तो रख दी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भाषा अभी भी थोड़ी बिखरी हुई थी। उसे संवारने का काम शायद 20वीं सदी में हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं से कहानी में उस पत्रिका की एंट्री होती है जिसने हिंदी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मैं बात कर रहा हूं सरस्वती की। सरस्वती 1900 में शुरू हुई, और इसका जिक्र आते ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी को व्याकरण सिखाया। बिल्कुल। अगर उदंत मार्तंड ने हिंदी पत्रकारिता को जन्म दिया तो सरस्वती ने उसे, कह सकते हैं, किशोर से यौवन दिया। 1903 में जब द्विवेदी जी संपादक बने तो उन्होंने से सिर्फ एक साहित्यिक पत्रिका नहीं रहने दिया, ये एक पाठशाला बन गई, एक भाषा की प्रयोगशाला। हाँ बिल्कुल। उन्होंने लेखकों की भाषा सुधारी, वर्तनी और व्याकरण के नियम तय किए। क्या वो इतने सख्त थे जितना उनके बारे में कहा जाता है? कहानियां तो यही कहती हैं। कहते हैं कि वो प्रेमचंद जैसे बड़े लेखक की रचनाओं को भी लाल स्याही से सुधार कर लौटा देते थे। अरे वाह! उनके लिए नाम नहीं, सिर्फ भाषा की शुद्धता और स्पष्टता जरूरी थी। उन्होंने लेखकों की एक पूरी पीढ़ी तैयार की। सरस्वती ने हिंदी का जो मानक रूप तय किया, उसका प्रभाव आज भी हमारी हिंदी पर साफ दिखता है। सरस्वती भाषा को गढ़ रही थी, लेकिन इसी समय देश में आज़ादी की लड़ाई भी तेज हो रही थी। तो क्या पत्रकारिता का एक और रूप उभर रहा था जो सीधे सीधे इस लड़ाई से जुड़ा था? हाँ, अब पत्रकारिता का मिशन और भी स्पष्ट हो गया था, राष्ट्रीय चेतना जगाना। जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप। बिल्कुल। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप अखबार जो कानपुर से निकलता था, वो सिर्फ अखबार नहीं, क्रांतिकारियों और किसानों के आंदोलनों की आवाज बन गया था। चंपारण और बिजौलिया जैसे किसान आंदोलनों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्रताप ने ही दिलाई। इसका मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे संपादक अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। बिल्कुल। वो अपनी कलम को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। कई बार जेल गए, मुकदमे चले, लेकिन उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब मैदान में प्रेमचंद जैसे साहित्यिक दिग्गज सीधे तौर पर पत्रकारिता में उतर रहे हैं। सूची में माधुरी और खास तौर पर हंस के साथ उनका नाम जुड़ा है। हंस का प्रकाशन एक ऐतिहासिक घटना थी। प्रेमचंद उस समय तक हिंदी के सबसे बड़े कथाकार बन चुके थे, पर उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर हंस पत्रिका शुरू की। क्यों? क्या मकसद था? उन्होंने इसे प्रगतिशील विचारों का एक मंच बनाया। ये सिर्फ कहानियों और कविताओं की पत्रिका नहीं थी, ये सामाजिक और राजनीतिक बहसों का केंद्र थी। इसमें किसानों, मजदूरों, दलितों और महिलाओं की समस्याओं पर खुलकर लिखा जाता था। और हंस की यात्रा तो बहुत लंबी रही है, प्रेमचंद के बाद भी ये चलती रही। हाँ, और यही इसकी खासियत है। और फिर 1986 में लेखक राजेंद्र यादव ने इसे दिल्ली से फिर से शुरू किया और इसे हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक पत्रिका बना दिया। हंस एक पत्रिका से ज्यादा एक संस्था बन गई। ये दिलचस्प है। आपने शुरू में कलकत्ता का जिक्र किया था और अब सूची में फिर से कलकत्ता का नाम आ रहा है मतवाला के साथ, और इससे जुड़ा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम। बहुत अच्छी पकड़ है आपकी। कलकत्ता एक तरह से हिंदी के सबसे विद्रोही विचारों के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करता रहा है। और मतवाला भी ऐसा ही था। बिल्कुल, अपने नाम की तरह ही था, मस्त मौला और विद्रोही। इसने निराला जैसे कई छायावादी कवियों को एक मंच दिया। यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए छायावादी को थोड़ा समझाएंगे? जरूर। ये वो कवि थे जो उस दौर की सीधी सपाट उपदेश देने वाली कविताओं से विद्रोह कर रहे थे। वो अपनी कविताओं में प्रकृति, दर्शन, प्रेम और निजी भावनाओं को एक बहुत ही कलात्मक और सांकेतिक अंदाज में पिरो रहे थे। निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। समझ गए। तो मतवाला का अंदाज बिल्कुल इन कवियों जैसा ही था, नियमों को तोड़ने वाला।
और फिर देश आजाद हो जाता है। 1947 के बाद का दौर, यहाँ प्रतीक के साथ अज्ञे का नाम है, धर्मयुग के साथ धर्मवीर भारती का। ऐसा लगता है जैसे पत्रकारिता का मिजाज और मकसद दोनों बदल रहे थे। और यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, देश अब आजाद था तो पत्रकारिता का लक्ष्य क्या हो? सही बात है, दुश्मन तो जा चुका था। हाँ, तो अब जोर राष्ट्र निर्माण पर था, लेकिन साथ ही साहित्य में नए प्रयोगों पर भी। अज्ञे की प्रतीक ने नई कविता और नई कहानी जैसे आंदोलनों को जमीन दी। और धर्मयुग, वो तो एक बहुत बड़ा नाम बन गया था। धर्मयुग ने एक अलग रास्ता चुना। उसने गंभीर साहित्य और आम पाठक के बीच एक पुल का काम किया। ये एक लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका बनी जो हर पढ़े लिखे घर तक पहुंची। सूची के अंत में आलोचना, नए पत्ते, पहल जैसी पत्रिकाओं के नाम है। इनके नाम से ही लगता है कि ये गंभीर साहित्यक बहस के मंच रहे होंगे। एकदम सही। ये लिटिल मैगजीन्स थीं। इनका मकसद पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अकादमिक और वैचारिक बहस को जिंदा रखना था। ज्ञानरंजन की पहल ने तो दशकों तक वैचारिक लेखन का एक मानक स्थापित किया। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, उदंत मार्तंड से लेकर पहल तक, तो ये सिर्फ नामों और तारीखों की एक सूखी लिस्ट नहीं है। ये तो हमारे समाज के बदलाव की एक जीती जागती कहानी है। बिल्कुल। ये सूची हमें दिखाती है कि कैसे हर युग में कुछ जुनूनी संपादकों और लेखकों ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी कलम से समाज को दिशा देने की कोशिश की। उन्होंने एक भाषा को गढ़ा, साहित्य को समृद्धि किया और विचारों को पंख दिए। और ये विरासत आज एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है। उस दौर में एक पत्रिका शुरू करना एक मिशन था, एक आंदोलन था।